हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मस्ती भी और खेलकूद जरूरी है। ओके। और पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा अपने आप को एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए। समझ में आ गया? एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश होता रहेगा और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे। और अपने हॉबी पे काम करिएगा, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो आपके हॉबी पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए अपने हॉबी पर भी काम अच्छे से करिएगा। जो आपको पसंद है, जो आपकी हॉबी है, उसमें भी अच्छे से आप काम करिएगा। ओके, समझ में आ गया? अगर उसमें उससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट कर हम आपसे जरूर बात करेंगे, उस पर चर्चा जरूर करेंगे। ओके, समझ में आ गया? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग बहुत चीज पढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 90%, 95% खत्म हो चुका है। हम लोग क्या क्या पढ़े प्रेसिडेंट के बारे में? कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। ओके, जो सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। ओके, और उनके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है आपको पता है। ओके, जो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, केवल ध्यान दीजिएगा इलेक्टेड मेंबर्स वो पार्टिसिपेट करते हैं। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। जो दिल्ली और पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव के, वो पार्टिसिपेट करते हैं। पर बट जो इलेक्टेड मेंबर भी हों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, कुछ स्टेट्स के होते हैं इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। केवल और केवल क्या करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और दिल्ली और पुडुचेरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये हमने समझ लिया अच्छे से। उसके बाद हमने समझ लिया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं उनकी वोट की वैल्यू क्या होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट की वैल्यू क्या होती है, अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद प्रेसिडेंट का टर्म्स क्या होते हैं, क्वालिफिकेशन, उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, ओथ क्या होता है, उनके कंडीशंस क्या होते हैं सर्विस के, वो हमने समझ लिया। टर्म समझ लिया। और प्रेसिडेंट कैसे इम्पीच होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट के को कैसे हटाया जाता है उनके पोस्ट से। ओके, एक ही आधार है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड नहीं है। तो एक ही आधार है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके आधार पे क्या करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बिल लाते हैं। ओके, और बिल को स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास कराते हैं, मतलब 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कराते हैं। अगर पास हो जाता है तो एक हाउस में पास हो गया, दूसरे हाउस में ले आएंगे। दूसरे हाउस में पास हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेसिडेंट जो है इम्पीच हो गया, मतलब हटा दिए गए। समझ में आ गया? पक्का? और उसमें उस प्रोसेस में प्रेसिडेंट को पूरा अधिकार है कि वो उसमें पार्टिसिपेट भी वह कर सकते हैं। ये हम लोग पढ़ लिए। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो वैकेंसी होती है प्रेसिडेंट का, उसके बारे में समझें। और लास्ट 2 क्लास में हम लोगों ने देखा क्या, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं। ओके, जुडिशरी पावर के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, फाइनेंशियल पावर के बारे में पढ़ा, डिप्लोमेटिक पावर के बारे में पढ़ा। मतलब जो भी हम लोग ट्रीटीज साइन करते हैं या कोई भी इंटरनेशनल अफेयर होता है, ओके, किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे, वो सब कौन करता है, किसके नाम पर होता है, प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है। बाद में पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, परंतु जो भी काम होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। ओके, ये होता है डिप्लोमेटिक। मिलिट्री पावर, अब देखो तीनों सेनाएं हैं, ओके, जो तीनों आर्म फोर्स है, उसके जो सुप्रीम कमांडर है कौन है, प्रेसिडेंट है। इतना मिलिट्री पावर है। और वॉर डिक्लेयर भी कर सकते हैं, ओके, पीस भी ला सकते हैं, परंतु पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है। समझ में आ गया? ये पावर उनके पास है। इमरजेंसी पावर है, अगर उनको लगे, अगर एक्सटर्नल वॉर होता है उस केस में, या आर्म्ड रिबेलियन है अंदर मतलब घर में ही जैसे मतलब अपने कंट्री के अंदर ही, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ऐसा कुछ खतरा है, ऐसा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब कुछ होने वाला है कंट्री के अंदर, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी ला सकते हैं, एक्सटर्नल इमरजेंसी ला सकते हैं अंडर द आर्टिकल 352। ओके, और प्रेसिडेंट रूल ला सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 के तहत। ओके, क्या होता है कि स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, अगर वो फेल हो जाए उस केस में हो जाता है, या सेंटर अगर कुछ डायरेक्शन दे रहा है, स्टेट फॉलो नहीं कर रहा, उस केस में भी आ सकता है प्रेसिडेंट रूल। और कुछ और फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, तो फाइनेंशियल कंडीशन अगर कंट्री का सही नहीं हो किसी कारणवश से, तो उसको लाया जा सकता है। ये समझ हम लोग समझ लिए। ओके,
आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे जो पार्डेनिंग पावर है प्रेसिडेंट का, पार्डेनिंग पावर उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है प्रेसिडेंट का उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और आप अपने अंडरस्टैंडिंग को कितना बेटर कर सकते हो, किस अपने जो पूरा प्रिपरेशन है किस दिशा में ले जाना है आपको, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन ही बताएगा आपको। क्वेश्चन जो होता है, जो प्रश्न होते हैं वो बेस्ट टीचर होते हैं। अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो, तो आप अपने स्ट्रेटजी को प्रॉपर तरीके से बना सकते हो। मुझे ये ऐसे करना है, मुझे ऐसे पढ़ना है, अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। ओके, समझ में आ गया? तो हम लोग क्या देखते हैं आज? पार्डेनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। और परेशान बिल्कुल मत होना, आराम से क्लियर हो जाएगा। कंटिन्यूअस मेहनत करते रहो, आप लोग कंटिन्यूअस मेहनत करते रहो, आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो पढ़ते हैं क्या? पार्डेनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, अब पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कहाँ से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। किस आर्टिकल के अंदर है वो पूरा? कहीं तो लिखा होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 72 के अंदर। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 72 के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 72 के अंदर पूरा का पूरा पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को। पार्डनिंग पावर का मतलब क्या है? मान लो कोई व्यक्ति है, कोई क्राइम किया है, ओके, उसका ट्रायल हुआ, कोर्ट के अंदर क्या हुआ? ट्रायल हुआ है, और उसके बाद उसको सजा सुनाई दी, सजा सुनाई गई। अब वो व्यक्ति के पास चांस है कि वो क्या कर सकता है? मर्सी पिटीशन फाइल कर सकता है, क्षमा याचना कर सकता है। किससे? प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट से क्षमा याचना कर सकता है, माई बाप हमें माफ करिए, ओके, हमसे दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट के पास उतना पावर है कि वो क्या कर सकते हैं? उस व्यक्ति को माफ कर सकते हैं। और माफ करने के बहुत प्रकार होते हैं, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। बात समझ में आ रही है? वो माफ कर सकते हैं, और जो माफ कर रहे हैं कोई मतलब वह क्या है? जुडिशियरी से इंडिपेंडेंट है, कोई जुडिशियल पावर नहीं है ये जुडिशियरी से क्या है? इंडिपेंडेंट है। बात समझिएगा, ये जुडिशियल से क्या है? इंडिपेंडेंट है। यह एग्जीक्यूटिव पावर है। जब प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को, अगर वो क्राइम किया है, कोई ऑफेंस किया है, तो उसको माफ करने की जो पावर है, क्षमता है प्रेसिडेंट के अंदर, वो एग्जीक्यूटिव पावर है। वो जुडिशियरी से टोटली क्या है? इंडिपेंडेंट है। इसको ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम जुडिशियरी। ऑप्शन में दे देगा ऐसे ही, ओके, इंडिपेंडेंट फ्रॉम जुडिशियरी। जो प्रेसिडेंट की क्षमा करने की शक्ति है, वो जुडिशियरी से इंडिपेंडेंट है। वह है क्या? वह एग्जीक्यूटिव पावर है। बात समझ में आई? पक्का? ओके, अब देखो, अपने आप से पूछो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह यह पावर प्रेसिडेंट को दिया क्यों? ओके, पावर दिया है, यह पावर की मतलब कोर्ट में उस व्यक्ति के खिलाफ ट्रायल हुआ, ओके, पूरी हियरिंग चली, उसके बाद कोर्ट ने उसको सबूतों के आधार पर क्या पाया? अपराधी पाया, उसको सजा सुना दी। अब उसके बाद वो व्यक्ति जो है प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया, वो व्यक्ति प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया कि मुझे माफ करिए, हमसे गलती हो गई, ये हो गया। तो उस कारण से क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? कुछ पावर दे रहा है प्रेसिडेंट को कि आप उस व्यक्ति को क्षमा कर सकते हो। किस आधार? कोई आधार तो होगा ना, ओके। आधार यह है कि सबसे गलतियां होती है, ठीक उसी तरीके से अगर जुडिशरी से कोई गलती हो गई तो उस व्यक्ति को चांस तो मिलना चाहिए, मौका तो मिलना चाहिए कि उसको क्षमा याचना कहीं पर करनी हो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? प्रेसिडेंट को पावर देता है कि अगर जुडिशियल इरर हो जाए किसी केस के अंदर, अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ थोड़ा गलत हुआ है या कुछ जुडिशियल इरर हुआ है, तो आप उसको माफ कर सकते हो। ये बताने की जरूरत नहीं है किस आधार पे आप माफ कर रहे हो, ये सब आपका अधिकार है। एक कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है। दूसरा, अगर व्यक्ति को रिलीफ चाहिए, मतलब उसको रिलीफ चाहिए, उस आधार पर प्रेसिडेंट को लगता है कि जो उसको सजा सुनाई गई है वह सजा बड़ा कठोर है, अनावश्यक सजा है, मतलब जरूरत नहीं थी इतना बड़ा सजा देने की। प्रेसिडेंट को लगा कि अरे यार, ये सजा इस व्यक्ति को जो मिला है बहुत अनावश्यक है, तो क्या करेंगे प्रेसिडेंट? उसको कहेंगे थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा रिलीफ ले लो मेरे तरफ से। अगर वो व्यक्ति उनके प्रेसिडेंट के पास जाता है तो ये सब प्रेसिडेंट की पावर है। प्रेसिडेंट को जो लगेगा वो कर सकते हैं।
पक्का समझ में आ गया? ये दो फैक्ट है, दो फैक्ट के आधार पर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, कौन कौन से मतलब दो फैक्ट के बेस पे वो क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, दो फैक्ट के बेस पे। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर क्यों दिया है, जुडिशियल एरर को करेक्ट करने के लिए। ओके, करेक्टिंग फॉर जुडिशियल एरर। अगर कोर्ट से कुछ गलती हो गई, उस आधार पर उनको माफ किया जा सकता। अफोर्ड रिलीफ, सेकंड क्या हो गया, वह रिलीफ अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, फ्रॉम सेंटेंस। ओके, जिसमें प्रेसिडेंट को लगे कि अनावश्यक सजा, अनावश्यक कठोर सजा सुनाई गई है, उस केस में उनको क्या कर सकते हैं, अफोर्ड रिलीफ कर सकते हैं। यह दो कारणों के कारण कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को पावर दिया क्या, कि आप माफ कर सकते हैं। पक्का समझ में आ गया 100%? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब पार्डनिंग पावर अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन सभी को एक कर करके हम लोग देखते हैं। पार्डनिंग पावर जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। उससे पहले जो प्रेसिडेंट को पार्डन करने की जो ताकत मिलती है वो किस किस केस में मिलती है। ओके, तो तीन केसेस में मिलती है। किस केस में, अगर कोई व्यक्ति यूनियन लॉ के अगेंस्ट कोई क्राइम करता है, ऑफेंस करता है, ध्यान देना। ओके, समझ में आ गया? पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट अगेंस्ट एनी ऑफेंस, अगेंस्ट एनी ऑफेंस in all cases, in all cases where, okay, कौन कौन सा, देखो क्या कर आप, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट अगेंस्ट एनी ऑफेंस इन ऑल केसेस। ओके, फर्स्ट, अगर उस व्यक्ति को पनिश किया गया हो यूनियन लॉ के अगेंस्ट में, अगर वो काम किया हो, ध्यान देना। ओके, अगर वो व्यक्ति यूनियन लॉ के अगेंस्ट काम किया हो और उसको पनिशमेंट मिला हो, उस केस में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उसको क्षमा कर सकते हैं। समझ में आया? मतलब सेंट्रल लॉ है, अगर कोई व्यक्ति उस सेंट्रल लॉ को तोड़ता है और उस व्यक्ति को क्या पनिशमेंट मिलता है, उस केस में क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट, उसको क्षमा दे सकते हैं। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी भी सोल्जर को, अगर किसी सोल्जर को मिलिट्री कोड द्वारा पनिश किया गया, उस केस में भी क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट उनको क्षमा कर सकते हैं। तो मिलिट्री कोड द्वारा अगर कुछ पनिश, ठीक है, ओके, पनिशमेंट बाय मिलिट्री कोर्ट हो, उस केस में भी हो सकता है। या किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस हुआ हो, मृत्यु दंड दिया गया हो, ओके, कोई क्राइम किया हो, उसको मृत्यु दंड, उसको मृत्यु दंड दे दिया गया कोर्ट द्वारा, उस मृत्यु दंड को भी माफ करने की शक्ति किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। ओके, ध्यान देना। ओके, डेथ सेंटेंस अगर उस व्यक्ति को मिला हो कोर्ट द्वारा, उसको भी प्रेसिडेंट माफ कर सकते हैं। पक्का समझ में आ गया? तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। करेक्ट, तो तीन केसेस में हो गया, मतलब जो यूनियन लॉ को ब्रेक करें। ओके, अब यूनियन लॉ बहुत प्रकार के होते हैं, सभी लॉ में अधिकार है। ओके, अब मिलिट्री कोड, मिलिट्री लॉ को ब्रेक करें, तो मिलिट्री लॉ के जो सभी केसेस है, सभी भी माफ कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ध्यान दीजिएगा। ओके, पक्का समझ में आ गया? अब क्या करते हैं हम लोग, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट का जो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्डनिंग पावर्स उसको देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पहला क्या है, पार्डन। पहला तो पार्डन ही है। पार्डन में क्या होता है,
अगर कोई व्यक्ति है, अब इस पार्डन का मतलब क्या हो गया, क्षमा कर देना एकदम। कोई व्यक्ति क्या है, अगर उसको डेथ सेंटेंस मिला हो, मृत्यु दंड मिला हो, उस केस में भी प्रेसिडेंट के पास पूरा अधिकार है कि उसको माफ कर दें। अगर किसी व्यक्ति को क्या मिला हो, कोई बहुत खतरनाक पनिशमेंट मिला हो कि चलो तुमको पूरे जीवन भर जेल में रहना है, उस केस में भी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उसको पूरा माफ कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो गया हो किसी आधार पर, उसमें भी प्रेसिडेंट के पास पूरा पावर है कि उसको कह देंगे जा जी ले अपनी जिंदगी, तुझको मैंने क्या किया, डिस्क्वालिफिकेशन से बाहर कर दिया। समझ में आ गया। किसी व्यक्ति को क्या है, मृत्यु दंड दे दिया गया हो तो जाएगा, माई बाप मेरे 3 बच्चे हैं, 4 बेटी है, ओके 4 बेटी 3 बेटे हैं, मुझे माफ करिए, मृत्यु दंड की सजा ना सुनाइए। तो क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट, कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, जी लो अपनी जिंदगी, तुम्हारी मृत्यु दंड को कम करके हम क्या कर देते हैं, 10 साल 15 साल की सजा दे देते हैं। समझ में, ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। किसके अंडर, पार्डन। समझ में आ गया, अंडर आर्टिकल 72। नेक्स्ट है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन कम्यूटेशन क्या है। अब कम्यूटेशन में क्या होता है, किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस मिला, मृत्यु दंड मिला, ओके, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, कम्यूटेशन का यूज करके, अगर वो व्यक्ति प्रेसिडेंट के पास जाता मर्सी पिटीशन लेकर, क्षमा याचना लेकर, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, जो वो डेथ सेंटेंस है उसको बदलकर कुछ और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट करवा सकते हैं या कुछ और सजा कम करवा सकते हैं। यह जो होता है वो कम्यूटेशन के अंदर आता है। बात समझ में आ रही, यह क्या होता है, उस कम्यूटेशन के अंदर आता है। कम्यूटेशन में क्या कर रहे हैं, जो उसको पनिशमेंट मिला है उसके कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। पहले क्या मिला था, मान लो पहले मिला था डेथ सेंटेंस, अब उसको क्या कर दिया गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब पूरी जिंदगी आजीवन कारावास कर दिया गया या 10 साल का कारावास कर दिया गया। बात समझ में आ रही है, वो किसके अंदर आता है, कम्यूटेशन के अंदर आता है। पक्का समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है रेमिशन। कोई दिक्कत होगा पूछिएगा आप लोग। नेक्स्ट है रेमिशन। अब कम्यूटेशन में क्या किए थे हम लोग, प्रेसिडेंट सजा का जो कैरेक्टर है उसको चेंज कर दिए थे। अब बट रेमिशन में क्या करेंगे, रेमिशन में भी पार्डन तो कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर रहे हैं। मान लो किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा मिली, ओके, 5 साल की सजा मिली, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, रेमिशन के आधार पर, मतलब रेमिशन में क्या हो सकता है कि उसकी सजा को कम कर दिया गया, वो जेल में रहेगा ही, परंतु 5 साल की जगह कितना रह सकता है, 3 साल 2 साल 5 महीने 10 महीने लाइक दैट, वो प्रेसिडेंट के ऊपर होता है। बात समझ में आ गई, पक्का। ये होता है रेमिशन। कम्यूटेशन में क्या हो रहा है, कैरेक्टर ही चेंज हो जा रहा है। रेमिशन में कैरेक्टर नहीं चेंज हो रहा है, सजा को कम कर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सजा को बढ़ा दिया जाए, तो कोई क्षमा याचना का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप सजा को बढ़ा दिए। बात समझ में आ रही है, सजा तो कम करने के लिए आज व्यक्ति आपके पास जा रहा है। बात समझ में आ रही, ओके, पक्का। ये हो गया रेमिशन, समझ में आ गया ना। रेस्पाइट। अब रिस्पाइट में भी क्या हो रहा है, सजा कम कर दी जा रही है, परंतु इसका एक बेस है। बेस क्या है, स्पेशल फैक्ट के अनुसार, स्पेशल फैक्ट के आधार पर किया जाता है सजा को कम। क्या, अगर जो क्रिमिनल है वो क्या हो, फिजिकली हैंडीकैप हो, फिजिकली डिसेबल हो, उसको प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उसके सजा को कम करवा सकते हैं। या कोई वीमेन हो, वो क्राइम की हो पर प्रेग्नेंट हो, ओके, तो प्रेसिडेंट को लगेगा इसका बच्चा अगर जेल में पैदा होगा तो वो भी क्रिमिनल मेंटेलिटी का होगा, ओके। अगर वो औरत जो है प्रेसिडेंट के पास क्षमा याचना करने जाती है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ओके, उसकी सजा को कम कर सकते हैं। तो किस आधार पर, स्पेशल फैक्ट के आधार पर। अगर कोई व्यक्ति फिजिकली हैंडीकैप है उसको कम करवा सकते हैं सजा को उसके, और कोई वीमेन अगर प्रेग्नेंट है, अगर जेल में बंद है, उसके भी सजा को कम करवा सकते हैं, ओके। वो है रिस्पाइट। समझ में आ गया। एक होता है लास्ट वन, रिप्रीव। रिप्रीव, ओके, रिप्रीव। लास्ट वन क्या है, रिप्रीव। अब रिप्रीव में क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस मिला, ओके, अब उसका डेथ सेंटेंस 4 दिन 5 दिन में होने वाला मान लो, तो इसमें क्या कर सकता है, अगर व्यक्ति वो प्रेसिडेंट के पास जाता है
मतलब मर्सी पिटीशन फाइल करता है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उसके सजा को टेम्पररी पीरियड के लिए स्टे करवा देंगे कि उस व्यक्ति को चांस मिल जाए कि वो क्या करे, मर्सी पिटीशन फाइल कर सकते। इतना सब कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है प्रेसिडेंट को, ओके, जो जुडिशियल एरर हो चुकी है उसको करेक्ट करने के लिए, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ छोड़ा नहीं है, इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उसमें हर चीज लिखी गई है प्रॉपर तरीके से, ओके। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, ओके, बाबा साहब, वो और जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, संविधान निर्माता लोग जो थे, उन्होंने सब पॉइंट को एक एक करके देखा है। आप समझ लीजिए, इसीलिए डिटेल्ड पूरा डिस्क्रिप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब कुछ के बारे में, इसलिए लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। समझ में आ गया? तो रिप्रीव में भी ये क्या हो गया, इसमें टेम्पररी पीरियड के लिए स्टे कर दिया जाता है, जिससे कि व्यक्ति को, जो क्रिमिनल है जिसको सजा सुनाई गई, उसको चांस मिल जाए कि क्या करे, वो मर्सी पिटीशन फाइल करे। तो प्रेसिडेंट को लगेगा, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसको मर्सी दे देंगे, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, ओके। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 72 जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है प्रेसिडेंट को। अब हम पढ़ते हैं गवर्नर के जो पार्डनिंग पावर होता है उसके बारे में थोड़ा सा, ओके। जब गवर्नर पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा अभी पढ़ लेते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर अंडर द आर्टिकल 161। अब समझ जाओ, ओके। पार्डनिंग में पार्डनिंग, कम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट, रिप्रीव, क्या क्या होता है, ओके। तो देखते हैं, ओके। आर्टिकल 161 में कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नर को पावर देता है, गवर्नर को पूरा पावर दे दिया। वही पावर है गवर्नर का जो कि प्रेसिडेंट के पास है, कुछ केस में छोड़कर, ओके। गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर है, कम्यूटेशन पावर है, रिमिशन पावर है, रिस्पाइट पावर है, रिप्रीव पावर है, सब पावर है। देख लेते हैं उसको, ओके। पार्डन पावर है, समझ में आ गया? पार्डनिंग पावर भी है, कम्यूटेशन पावर भी है, रिमिशन पावर भी है गवर्नर के पास, रेस्पाइट पावर भी है गवर्नर के पास, और रिप्रीव पावर भी है गवर्नर के पास। समझा क्या? रिप्रीव पावर भी है गवर्नर के पास, पर जो प्रेसिडेंट का पावर है गवर्नर के पावर से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? जब मिलिट्री कोड द्वारा किसी सोल्जर को पनिश किया गया, किसी पर्सन को पनिश किया गया, तो उसको माफी दिलाने का काम केवल और केवल प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, ओके। क्यों? क्योंकि क्या है, वो कमांडर ऑफ चीफ है, ओके। पूरा तीनों फोर्सेस के क्या है, कमांडर इन चीफ, समझा गया? कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल 3 फोर्सेस। इसलिए उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ही पावर दिया है अंडर द आर्टिकल 72 कि अगर मिलिट्री कोड द्वारा किसी को भी सजा सुनाई गई है तो उसमें और किसी को मतलब पावर नहीं दिया जाएगा माफ करने का, केवल आपको दिया जाएगा, ओके। ये हो गया। दूसरा, अगर डेथ सेंटेंस किसी को दिया गया है, उसको माफ करने का जो अधिकार है केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास है, ओके। अब जो गवर्नर किस माफ करता है, कब? अगर कोई व्यक्ति स्टेट लॉ के अगेंस्ट क्राइम किया हो, ध्यान देना, स्टेट लॉ के अगेंस्ट मतलब राज्य के कानून के अगेंस्ट अगर कोई व्यक्ति क्राइम किया हो तभी गवर्नर माफ कर सकता है, गवर्नर माफ कर सकता है। पर बहुत क्या होता है, बहुत से राज्य में क्या होता है, डेथ सेंटेंस भी दिया जाता है, ओके। डेथ सेंटेंस भी दिया जाता है, परंतु उस केस में भी गवर्नर के पास पावर नहीं है कि डेथ सेंटेंस को माफ कर दे। उस केस में भी उसको कहाँ जाना पड़ेगा, प्रेसिडेंट के पास। अगर डेथ सेंटेंस उसको मिला है यूनियन लॉ के अगेंस्ट क्राइम करने के लिए या स्टेट लॉ के अगेंस्ट क्राइम करने के लिए, दोनों केसेस में प्रेसिडेंट के पास ही पावर है उसको माफ करने का। इसको ध्यान दीजिए, बहुत बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। पक्का समझ में आ गया 100%? ये है जो प्रेसिडेंट का पावर है और गवर्नर के पावर में डिफरेंस। तो प्रेसिडेंट का पावर क्या है, ज्यादा है। मिलिट्री कोर्ट में प्रेसिडेंट का आता है और डेथ सेंटेंस में, किसी भी डेथ सेंटेंस में प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। क्यों पावर पूरा दिया गया? जुडिशियल एरर को करेक्ट करने के लिए और जो क्रिमिनल है उसको रिलीफ देने के लिए, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि अनावश्यक सजा उसको सुनाई गई, कठोर सजा सुनाई गई। समझ में आ गया? पक्का? तो नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं,
हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंट केसेस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं उस समझते हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन, समझ में आ गया ना क्या बोलना, क्या बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड laid down ओके फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। कौन कौन से देखते हैं? क्या क्या प्रिंसिपल्स है? अगर कोई व्यक्ति मर्सी पिटीशन लेके जा रहा है कोर्ट प्रेसिडेंट के पास, तो जो हियरिंग चल रही है कोई ओरल हियरिंग नहीं चलेगी, जो भी चलेगा वो लिखित में चलेगा। ध्यान देना, ओरल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ओरल हियरिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, ओरल हियरिंग नहीं, जो भी होगा वो क्या होगा? लिखित में होगा, कागजी कार्रवाई होनी चाहिए। पक्का, ये हो गया एक तरीके से। दूसरा क्या है, समझ में आ गया? नो ओरल हियरिंग। पहला क्या हो गया? नो ओरल हियरिंग। ओके, दूसरा, अगर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को सजा सुनाया है तो कुछ सबूतों के आधार पे सुनाया है। ओके, कुछ जजमेंट दिया हुआ कोर्ट ने। अगर प्रेसिडेंट को उस व्यक्ति को पार्डन देना है, प्रेसिडेंट को दूसरा व्यू लेना पड़ेगा, डिफरेंट व्यूज लेना पड़ेगा। जो कोर्ट का व्यू था उससे अलग व्यू लेना पड़ेगा। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रिंसिपल निर्धारित किए गए हैं। ओके, डिफरेंट व्यूज हैज टू बी टेकन बाय द प्रेसिडेंट, डिफरेंट व्यूज फ्रॉम कोर्ट। उस केस में जो कोर्ट ने जो व्यू लिया है उसके बाद उस व्यक्ति को पनिश किया है, उससे अलग व्यू लेना होगा प्रेसिडेंट को। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब जो ये पावर मिला है प्रेसिडेंट को, पार्डनिंग का पावर, प्रेसिडेंट एक्सरसाइज तो करेंगे, बट जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ओके, कैबिनेट एग्जीक्यूटिव होते हैं, कैबिनेट यूनियन कैबिनेट होते हैं, उनके एडवाइस के आधार पर जब यूनियन कैबिनेट उनको क्या करेंगे? एडवाइस करेंगे, तो उसके आधार पर वो अपने पार्डनिंग पावर को क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ले डाउन किया है। समझ में आ गया? पक्का? ओके, एक्सरसाइज हिज पावर, ओके, ऑन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। समझ में आ गया? पक्का? और नेक्स्ट क्या है? किसी भी आधार पर अगर प्रेसिडेंट माफ करते हैं उस व्यक्ति को, तो उनको किसी को मतलब बताने की जरूरत नहीं है तो कि मैं इस आधार पर उसको माफ किया, मैं उस आधार पर उसको माफ किया, बिल्कुल नहीं। ही इज नॉट बाउंड टू टेल द लाइक बेस इस आधार पर उनको उन्होंने माफ किया। पक्का समझ में आ गया? ये सब जो है क्या है? प्रिंसिपल्स है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है। पक्का समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ अ प्रेसिडेंट। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या है? हम लोग को पता है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? इंडियन यूनियन के क्या है? हेड है। ओके, पूरे इंडियन स्टेट के क्या है? हेड है। ओके, फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ कंट्री है। तो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है? अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड क्या करता है? हमारे यहाँ क्या है? इंडिया के अंदर क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है कि नहीं? पार्लियामेंट है जिसमें 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। हर 5 साल पे इलेक्शन होता है। ओके, जिसको मेजोरिटी मिलती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है। बात समझ में? इसी हिसाब से हमारा काम चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है क्या? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। बट उसके साथ साथ जो है इंडियन यूनियन के क्या है? हेड किसको बना दिया गया? प्रेसिडेंट को। बट क्या है? प्रेसिडेंट के पास केवल नॉमिनल पावर है,
नॉमिनल पावर, रियल पावर नहीं है। रियल पावर किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, जो कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास रियल पावर होता है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर उनको हेड करते हैं। बात समझ में आ रही? ओके, यह है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान। समझ में आ गया? और बाबा साहब क्या बोलते हैं इनके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में? कहते हैं जो प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से टोटली अलग है। ओके, जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो क्या है? नॉमिनल, मतलब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो क्या? वो रियल एग्जीक्यूटिव है। पूरा का पूरा जो उनके पास पावर है वह अमेरिका में जो पूरा पावर है किसके हाथ में? वहां के प्रेसिडेंट के हाथ में है। पूरा एग्जीक्यूटिव पावर उनके हाथ में है और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी उनके हाथ में है। पर इन केस ऑफ इंडिया ऐसा नहीं है। ओके, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? और जो ब्रिटेन के जो किंग है, ओके, जो ब्रिटेन के किंग है वह उनके जैसे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरह नहीं है। बात समझ में आई? क्योंकि जो हमारा पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ओके, तो जो यहाँ पे प्रेसिडेंट का काम है ठीक वही जो ब्रिटेन के किंग और क्वीन है उनका काम है। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। तो कुछ आर्टिकल्स है, लाइक आर्टिकल 53, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75। आर्टिकल 53 में क्या है? जो हमारे प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ क्या है? एग्जीक्यूटिव है। ओके, यूनियन एग्जीक्यूटिव के क्या है? वो हेड है। ये हो गया आर्टिकल 53। आर्टिकल 74 में क्या होता है? आर्टिकल 74 में यह है, तो 53 देख सकते हैं आर्टिकल। समझ में आ गया नहीं? ओके, आर्टिकल 53 उसमें क्या है? वह एग्जीक्यूटिव पावर है पूरा उनके पास, एग्जीक्यूटिव पावर है। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 74। ओके, अब इसमें क्या होता है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं ना। एड एंड एडवाइस जो भी होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब करते हैं तब जाके प्रेसिडेंट कुछ ना कुछ काम करते हैं। कुछ भी जो काम करते हैं वह जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जब उनको एड और एडवाइस करते हैं तब जाके पूरा वो काम करते हैं। बात समझिए? ये सब क्या आता है? आर्टिकल 74 में आता है। और आर्टिकल 75 में क्या है देख लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आर्टिकल 75 में क्या है? पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं? नहीं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि जब तक उनकी मेजोरिटी रहेगी लोकसभा के अंदर तब तक वो क्या करेंगे? किसमें रहेंगे? गवर्नमेंट में रहेंगे। मान लो उनकी मेजोरिटी नहीं रही, ओके, तो क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट के पास पूरा पावर है, कहेंगे निकल लो इधर से। ओके, समझ में आ गया? वो डिसॉल्व कर देंगे। पक्का समझ में आ गया? ये आर्टिकल 53, 74 और 75 है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट क्या है? एक तरीके से हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में क्या है? वह नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। रियल एग्जीक्यूटिव तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर होता है। और जो भी प्रेसिडेंट काम करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय प्राइम मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पर ही काम करते हैं। समझ में आ गया? पक्का? 100%? नो प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करते हैं? अब थोड़ा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि हम लोग जो पढ़ चुके हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि लाइक कितना हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन क्या है? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब कुछ, ध्यान दीजिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट, वो है क्या? जो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, उनको हटाया जाता है उनके ऑफिस से, वो है क्या? क्या वो जुडिशियल प्रोसीजर है या क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है और एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर? ऑलरेडी हम बता चुके हैं वह क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। पक्का समझ आए? तो क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर क्या होता है? वो जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव से अलग होता है। वह एक तरीके से बॉडी होता है गवर्नमेंट का। इसमें करते क्या है? इसमें तो पार्लियामेंट इम्पीचमेंट में क्या करते हैं? पार्लियामेंट के अंदर हम लोग बिल लाते हैं, हम लोग मतलब जो पार्लियामेंट मेंबर हो वो लोग बिल लाते हैं, उस बिल पर डिस्कशन होता है, सब कुछ होता है। उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से पास करना होता है, पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट क्या हो जाए? सुमन गायब, इम्पीच। ओके,
तो ध्यान देना। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? द प्रोसीजर ऑफ, समझना, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब एक क्वेश्चन तो हो गया, पहला इसमें ऑप्शन दे दिया गया ए पार्ट, क्या जुडिशियल प्रोसीजर है यार, जुडिशियल प्रोसीजर है। ओके, बी है क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। ओके, तीसरा क्या, एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर है। चौथा क्या, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है। ये सब है, जुडिशियल प्रोसीजर, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। हम लोगों को क्या होता है ना, जैसे समझ में आता है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा रहा है तो कहाँ सब कुछ होता है, पार्लियामेंट के अंदर होता है, तो बच्चों को लगता है ये तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, खड़े टिक करेंगे सर गलत हो जाएगा। ओके, तो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, भले पार्लियामेंट के अंदर होता हो। ओके, अब मान लो अगर अपोजिशन पार्टी बिल लाती है प्रेसिडेंट को हरा मतलब इम्पीच करा देना, इसका मतलब क्या है? एक तरीके से अगर बिल पास हो जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि एक तरीके क्या मतलब है कि गवर्नमेंट का विश्वास नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब नो कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट। इसका मतलब लोकसभा के अंदर मेजोरिटी नहीं है, तभी तो गवर्नमेंट लाइक अपोजिशन का बिल पास हो गया है। बात समझ में नहीं समझ में आ रही है? पक्का 100%, इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, एक तरीके से क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। ओके, समझ में आ गया? पक्का, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द ट्रू रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच इज ट्रू रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज ट्रू regarding the president of India। क्या है? पहला ऑप्शन वो क्या है, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव। ओके, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव। दूसरा, ओके, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस। थ्री फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट, हेड ऑफ स्टेट, head of state, he is the part of a parliament, he is part of पार्लियामेंट। ओके, अब बताओ, ऐसा क्वेश्चन बोल दिया, अब इसके आधार पे दे देगा, फर्स्ट में दे दिया ए बी, दूसरा में दे दिया सी डी, तीसरा में दे दिया ए बी सी, चौथा में दे दिया क्या, ए बी सी डी। समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा? अब उसमें पूछ दिया कि विच इज ट्रू, विच इज करेक्ट। ओके, अगर आपको पता है तो खड़े कर ले जाओगे। क्या है पहला, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव, सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ा है। सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस, पता है अच्छे से, मिलिट्री पावर्स है प्रेसिडेंट का। हेड ऑफ स्टेट, सिंपल सी बात है, वह हेड ऑफ स्टेट है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ कंट्री है। ओके, ही इज अ पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट, हमने बोला है कि ही इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। वो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं है, पर पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट है। इसका मतलब ए बी सी डी चारों सही है। ओके, ऐसे ऑप्शन दे देगा, मतलब पहला ऑप्शन हो गया उसमें ए बी सही है, दूसरा ऑप्शन हो गया सी डी सही है, तीसरा ऑप्शन हो गया ए बी सी सही है। ओके, चौथा ऑप्शन हो गया ए बी सी डी सही है।
बात समझ में आ गई? तो अगर पता है थोड़ा टिक करोगे सर निकल लोगे, +2 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसा विच इज अ ट्रू। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, impeachment of the president can be initiated, ओके। ऑप्शन पहला लोकसभा, कैन बी इनिशिएटेड, ओके, लोकसभा, राज्यसभा, either house of the, okay, either house of the parliament, either house of the parliament or okay joint session of the parliament, लोकसभा वल्ली, राज्यसभा वल्ली। देखो कह रहा है इम्पीचमेंट, ओके, ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड। जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर्स होते हैं प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट को हटाने का जो तरीका होता है, कहाँ इनिशिएट किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में या केवल लोकसभा में? नहीं, ओके, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी में भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं केवल इनिशिएट मतलब शुरुआती, शुरुआत कहाँ करना है? तो शुरुआत किसी भी हाउस में कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है मतलब लोकसभा में ही करना या राज्यसभा में करना, नहीं, कहीं भी कर सकते हैं। इसलिए आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज ट्रू। पक्का समझ में आ गया? नेक्स्ट नेक्स्ट देखते थे। ओके, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, the president of India can be impeached, can be impeached for the violation of constitution, okay, under article, अंडर आर्टिकल पहला 61, आर्टिकल 61, आर्टिकल 52, आर्टिकल 72, आर्टिकल 78। ऑलरेडी बता चुके हैं हम आपको, इसको आप आराम से घर पे करिएगा। कौन से आर्टिकल के तहत जो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है फॉर द वायलेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बता चुके अच्छे से आपको। इसको देखिएगा और अपने से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। ओके, समझ में आ गया? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको जरूर बताएंगे क्या प्रॉब्लम, मतलब जो भी आप पूछेंगे। समझ में आ गया? ये है आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो आपको अपने पढ़ने की स्ट्रेटजी उसी डायरेक्शन में बनानी है। केवल पढ़ते नहीं रहना, पढ़ते रहने के साथ साथ आपको अपने आप को टेस्ट भी करना है। कैसे टेस्ट करोगे? जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तभी अपने आप के अपने अंदर के जो कमी है उसको पहचानोगे, उसको करेक्ट करने की कोशिश करोगे, तब जाके एग्जामिनेशन हॉल में आपसे कोई गलती नहीं होगी और आप अपना नाम मेरिट लिस्ट में देखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए। जाने से पहले प्लीज अगर ये पसंद आया हो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना तो भूलिएगा मत। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।